नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज चौथा दिन है। चौथे चरण के लिए आज मतदान होगा। थोड़ी देर में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग। बड़ी खबर आपको बता दें, चौथे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजने के साथ ही शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी और इन 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5 सीटें, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 सीट इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बताते, चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की 8 सीटें शामिल हैं और उड़ीसा की 4 सीटें, वहीं पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। तो पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद आज बारी चौथे चरण की है। सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। इस दौरान आपको बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट इसमें शामिल है। आपको बता दें कि कई दिग्गजों की साख यहां दांव पर है। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज चौथा चरण है। हमने देखा किस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ। आज बारी चौथे चरण की है। सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कौन कौन से वो 10 राज्य हैं जिनमें वोटिंग चल रही है। उसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। साथ ही आपको यह भी बता दें कि किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में पूरे होंगे। आपको बता दें कि 3 चरण पहले ही पूरे हो चुका है, जिसमें 3 चरणों के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। आज बारी चौथे चरण की है। साथ ही ये भी बता दें कि चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही आपको ग्राउंड पर भी लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कौन से 10 राज्य हैं जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। साथ ही आपको जल्दी से यह भी बता देते हैं कि कौन से राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। चुनाव के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। आज बारी चौथे चरण की है। आज देश भर के 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इन सभी सीटों में से कौन सी सीटें हॉट है ये भी बताएंगे, जहां दिग्गजों की साख दांव पर है। इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार है और 2019 में क्या कुछ इन सीटों पर इतिहास रहा ये भी आपको बताएंगे। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता देते हैं कौन कौन से 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें। तेलंगाना की बात करें तो
17 सीटों पर वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट। तो ये वो 10 राज्य आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कौन कौन सी ये सीटें हैं ये भी आपको बता दें। अकबरपुर, बहराइच, इटावा, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर। अब बात अकबरपुर की कर लेते हैं। अकबरपुर का 2019 का इतिहास आपको बता दें। बीजेपी से देवेंद्र सिंह भोले चुनावी मैदान में थे। इनके सामने बीएसपी के निशा सचान मैदान में थी। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोला फिर से चुनावी मैदान में है और इनके सामने समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल चुनावी रण में है। बात बहराइच की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। बीजेपी से अक्षयवर लाल यहां से जीत गए थे और समाजवादी पार्टी से शब्बीर वाल्मीकि को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की जल्दी से बात कर लेते हैं। बीजेपी से अब की बार आनंद कुमार गोंड चुनावी रण में है और समाजवादी पार्टी से रमेश गौतम चुनावी रण में है। इटावा की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको इटावा का बता दें। राम शंकर कठेरिया और समाजवादी पार्टी से कमलेश कुमार के बीच चुनावी मुकाबला था। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो बीजेपी से राम शंकर कठेरिया चुनावी मैदान में है। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे से है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। जल्दी से आपको लखीमपुर खीरी का 2019 का इतिहास बता दें। 2019 में लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे और समाजवादी पार्टी से पूर्वी वर्मा यहां से चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से लखीमपुर खीरी से बीजेपी की तरफ से अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा चुनावी रण में है। 5वें नंबर पर बात करते हैं धौरहरा सीट की। धौरहरा का 2019 का इतिहास आपको बता दें। रेखा वर्मा के बीच और बसपा से अरशद इलियास के बीच ये मुकाबला था। यहां पर बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा पर विश्वास जताया है। वहीं इनके सामने श्याम किशोर अवस्थी बीएसपी से उम्मीदवार है और समाजवादी पार्टी से आनंद सिंह भदौरिया चुनावी मैदान में है। सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर का 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी से राजेश वर्मा और इनके सामने इनका मुकाबला था बीएसपी से नकुल दुबे का। बीजेपी को यहां पर फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो सीतापुर में अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा पर दांव चला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राकेश राठौड़ तो बीएसपी ने महेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। हरदोई की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको हरदोई का बता दें। बीजेपी ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने उषा वर्मा पर दांव चला था। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से जयप्रकाश पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उषा वर्मा अब की बार उम्मीदवार है। मिश्रिक सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी ने अशोक रावत को उम्मीदवार बनाया था तो बीएसपी से नीलू सत्यार्थी उम्मीदवार थी। यहां पर फिर से बीजेपी को जीत मिली। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने अशोक रावत पर ही भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव की बात कर लेते हैं। उन्नाव सबसे हॉट सीट यहां पर बोल सकते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी बीजेपी से यहां पर जीते थे और अरुण शंकर शुक्ला समाजवादी पार्टी से हार गए थे। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से बीजेपी ने स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 का आपको इतिहास फर्रुखाबाद का बता दें। बीजेपी ने मुकेश राजपूत पर दांव चला था। वहीं उनके सामने कांग्रेस के सलमान खुर्शीद थे। बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2024 की रण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत को अब की बार चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य उनके सामने है और साथ ही बीएसपी के क्रांति पांडे यहां पर चुनावी मैदान में है। कन्नौज सबसे ज्यादा हॉट सीट आप कन्नौज को बोल सकते हैं। 2019 का आपको इतिहास कन्नौज का बता दें। सुब्रत पाठक बीजेपी से यहां पर जीत गए थे और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की बात करें तो सुब्रत पाठक एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें
चुनौती दे रहे हैं। अब बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता देते हैं। बीजेपी से अरुण सागर और बीएसपी से अमरचंद जौहर चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात कर लेते हैं। बीजेपी से अरुण सागर अब की बार उम्मीदवार है, वहीं समाजवादी पार्टी से ज्योत्सना गौड़ उम्मीदवार है। कानपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता दे, सत्यदेव पचौरी बीजेपी से जीते थे, वहीं उनके सामने श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस से हार गए थे। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। कानपुर में 2024 के रण में बीजेपी से रमेश अवस्थी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के आलोक मिश्रा उनके सामने चुनावी रण में है। झारखंड की जल्दी से बात कर लेते हैं। झारखंड की आपको बता दें कि 4 सीटों पर अब की बार चुनाव है, जिसमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम शामिल है। खूंटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। खूंटी में 2019 का इतिहास आपको बता दें। अर्जुन मुंडा बीजेपी से और उनके सामने मुकाबले में थे बीएसपी से कालीचरण मुंडा। बीजेपी को यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले तो अर्जुन मुंडा अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। उनके सामने उनको चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा। लोहरदगा सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। बीजेपी के उम्मीदवार थे सुदर्शन भगत और कांग्रेस यहां से हार गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुखदेव भगत। 2024 के रण की बात करें लोहरदगा के तो बीजेपी से अब की बार चुनावी रण में समीर उरांव है और कांग्रेस से अब की बार उम्मीदवार सुखदेव भगत है। वहीं पलामू सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास आपको पलामू का बता देते हैं। विष्णु दयाल राम बीजेपी से यहां पर जीत गए थे। आरजेडी की ममता भूया को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी के विष्णु दयाल राम अब की बार फिर से चुनावी मैदान में है, वहीं आरजेडी की ममता भूया उनके सामने उन्हें चुनौती दे रही है। सिंहभूम सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी से लक्ष्मण गिरुआ चुनावी रण में थे। उनके सामने गीता कोड़ा कांग्रेस से यहां पर चुनावी रण में थी और गीता कोड़ा यानी कांग्रेस को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो सिंहभूम में अब की बार बीजेपी की उम्मीदवार है गीता कोड़ा और जेएमएम उनको चुनौती देते हुए जेएमएम की उम्मीदवार है जोबा मांझी। चौथी चरण की वोटिंग का महा कवरेज लगातार इंडिया वॉइस पर जारी है। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज चौथा दिन है। चौथे चरण की बात करें तो वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट इसमें शामिल है। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। किसकी सरकार बनेगी और उसमें ये चौथा चरण कितना महत्वपूर्ण होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि कई सारे दिग्गजों की साख यहां दांव पर है। अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के जिन 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है उसमें अकबरपुर, बहराइच, इटावा, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर शामिल है। इन 13 ही सीटों पर अगर 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब सवाल यही है कि इस बार किसके बीच कितना टक्कर का मुकाबला यहां उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो चौथे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। एक बार जल्दी से आपको बता दें कौन से वो 10 राज्य हैं जहां वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। अब किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट इसमें शामिल है। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज चौथा चरण है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो 3 चरण थे उनमें मतदान प्रतिशत 60% से ज्यादा नहीं पहुंच रहा था। अब इसी को देखते हुए आज बारी चौथे चरण की है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग लगातार जारी रहेगी। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, साथ ही बिहार की 5, झारखंड की 4,
मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4 और पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। उन्नाव पर क्या मौजूदा स्थिति है, इसको जानने के लिए निखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। निखिलेश, अगर बात उन्नाव की करें, किस तरह से, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और कैसी हलचल? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि लोकतंत्र का यह पर्व लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही उन्नाव में मतदान शुरू हो चुका है और लोगों की लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के शहर के मोहारी बाग के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं और लोग आ रहे हैं, अपना मतदान शुरू कर दिया है और 7 बजे से ही लोगों की काफी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले मतदान फिर जलपान की कहावत है, उसको चरितार्थ करने के लिए उन्नाव की जनता इस बार में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और अपना बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही है। जी निखिलेश, जिस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हमने देखा मतदान प्रतिशत इतना कुछ खास नहीं रहा, खासकर जितने भी राज्यों में वोटिंग हुई उनमें सबसे कम मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश और बिहार का रहा। ऐसे में अब की बार किस तरह से तैयारियां, चुनाव आयोग की तरफ से बात की जाए या जिस तरह से मतदान केंद्रों पर आप मौजूद हैं, किस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है ताकि जनता को घरों से बाहर बुलाया जा सके और मतदान करने के लिए जो है उत्साहित किया जा सके? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी लगातार मत प्रतिशत बढ़ाया जाए इसको लेकर जागरूकता अभियान चला रहे थे और गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर तक पे जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। हालांकि मत प्रतिशत बढ़ने के पूरे इस बार आसार हैं और उन्नाव की जनता में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि सुबह से ही अधिकतर सभी पोलिंग स्टेशनों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है, तो जिससे लग रहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत जो है वो अवश्य ही बढ़ेगा और जिला प्रशासन इसके लिए काफी दिनों से अपनी तैयारियां कर रहा था, कोशिशें कर रहा था। अब वो आज दिन आ गया है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि शाम तक कितना मत प्रतिशत बढ़ता है उन्नाव में। जी निखिलेश, साथ ही अगर जब उन्नाव की बात करें, पिछली बार 2019 में हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती थी, अब की बार 2024 में क्या समीकरण बनते हुए आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए उन्नाव लोकसभा क्षेत्र की, तो उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में 2014 में भी सांसद साक्षी महाराज ने भाजपा से अपनी जीत दर्ज की थी। उसके बाद उससे भी बड़ी जीत उन्होंने 2019 में दर्ज की थी और दोनों बार ही उनके सामने जो उनकी कड़ी प्रतिद्वंदी रही, दोनों बार वो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, पूर्व सांसद अन्नू टंडन रही और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में थोड़ा सा नजारा अलग है क्योंकि अन्नू टंडन जो प्रत्याशी हैं वो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बनी है और सपा और कांग्रेस में दोनों में गठबंधन है और गजब की कांटे की टक्कर दोनों देखने को मिल रही है। अब हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, परिणाम ही बताएंगे कि उन्नाव की जनता ने किसे अपना प्यार लुटाया है और किसे सांसदी का ताज उसके सर पर पहनाया है, क्योंकि सांसद साक्षी महाराज लगातार 10 सालों से उन्नाव के मौजूदा सांसद हैं और भाजपा के फायर ब्रांड नेता और वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं। हालांकि इस बार उन्नाव की जो बेटी है, उन्नाव की बेटी का एक जो नारा चला है और लोगों में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं उन्नाव की जो रहने वाली है, क्योंकि अन्नू टंडन बेसिकली उन्नाव से ही आती हैं और साक्षी महाराज एक बाहरी सांसद के तौर पर लगातार निखिलेश इंडिया गठबंधन की तरफ से बातें भी कह गई थी कि बीजेपी जो है कई सारे पैराशूट कैंडिडेट्स को उतार रही है, जिसका विरोध भी हो रहा था। जी, कहीं ना कहीं इस बात का भी उन्नाव की जनता में विरोध है क्योंकि सांसद साक्षी महाराज चुनाव जीतने के बाद यहाँ से फिर वो ज्यादा नजर नहीं पड़ते, तो इन लोगों में एक आक्रोश था। अब ये आक्रोश कितना मतों में कैसा तब्दील होता है, किस तरह के इसके परिणाम आते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार की जो टक्कर है वो बहुत ही कांटे की टक्कर है और अन्नू टंडन कम पड़ रही कहीं से और न ही उन्नाव के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज भी कम पड़ रहे हैं। ठीक है निखिलेश, आप बने रहिए, आऊंगी आपके पास। मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। सबसे पहले मोहम्मद असलम, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है, कैसी हलचल देखने को मिल रही है लोगों के बीच, मतदान को लेकर कितना उत्साह? जी बिल्कुल, अगर हम कानपुर की बात करें तो वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग जो है वो आने शुरू हो गए हैं।
और इस वक्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो केके इंटर कॉलेज है वहाँ पर हम खड़े हुए हैं और इसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो बूथ है उसको सजाया गया है और लोगों को आकर्षित कर रहा है और लोग जो है लगातार यहाँ पर बूथ पर आके अपने मतों का अधिकार का जो है प्रयोग कर रहे हैं। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो कानपुर में टोटल जो वोटों की संख्या है वो 35,76,785 है और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो 11 प्रत्याशी कानपुर नगर से है और अकबरपुर लोकसभा सीट से 9 प्रत्याशी खड़े हुए हैं जिनकी आज जो किस्मत है वो मत पेटिका में जो है कैद हो जाएगी और 4 दिन को रिजल्ट आने के बाद चीजें साफ हो पाएंगी। मोहम्मद असलम, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं हम देख सकते हैं आपके पीछे हलचल भी जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है, यानी अभी महज वोटिंग शुरू हुए आधा घंटे का ही समय बीता है और लोगों में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने। जी बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बूथों पर कई ऐसे बूथ बनाए गए, स्मार्ट बूथ बनाए गए हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, क्योंकि अक्सर कर देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज चूंकि एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए मोहम्मद असलम। जी बिल्कुल, हम अपना आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि बूथ को इस तरह सजाया गया है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जो है ढोल नगाड़े और जो वोटर है उन पर फूल बरसा कर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वोटर है उनको आकर्षित करने का एक तरीका भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं ये फूल है, बच्चे हैं जो वोटरों को जो है जो वोटर आ रहे हैं अंदर उन पर फूल बरसा रहे हैं, उसके बाद अंदर जा रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम और अंदर जाएंगे तो एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो वोटर वोट करके आ रहे हैं वो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जिला प्रशासन की एक बड़ी पहल थी कि लगातार मतों का अधिकार करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक मुहिम भी चलाई जा रही थी। जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए जा रहे थे और अगर हम वोटरों की बात करें तो यहाँ पर जो बूथ है वहाँ पर व्यवस्था की गई है। बिल्कुल मोहम्मद असलम, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं काफी खूबसूरत तस्वीरें ये कानपुर से, जहां पोलिंग बूथ को इतने अच्छे से सजाया गया है, साथ ही व्हीलचेयर का इंतजाम भी दिख रहा है, बच्चों का बैंड बाजे का इंतजाम दिख रहा है कि जो भी मतदान करने के लिए पहुंचे उनको आकर्षित करे, उन पर फूलों की बारिश हो सके। अगर पॉसिबल हो पाए मोहम्मद असलम तो जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं उनसे बातचीत करें कि सुबह सुबह आज पहुंचे हुए हैं मतदान करने, कैसा जोश कैसा उत्साह, अगर पॉसिबल हो पाए लोगों से बातचीत करिए। जी बिल्कुल, हम हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे भी बात कर सकते हैं। वोटिंग करने आई है मैम, वोट करने आई है, किस तरह का माहौल है, वोट कर दिया आपने? अच्छा, जो वोट है माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वोटर है उनको आकर्षित करने के लिए किस तरीके का माहौल है, अगर आप बताएं। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो वोटर है उनमें काफी उत्साह है और लगातार आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं और जो कतार लगा के आ रहे हैं और कोई भी एक प्रयास किया जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि जो मत का अधिकार है वो लोगों को मिल सके और एक बेहतर तरीके से जो सरकार है उसको चुना जा सके। आप देख सकते हैं कि सामने से बुजुर्ग भी आ रहे हैं, तो क्या बूढ़े क्या जवान सभी लोग जो है सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं और अपने वोटों को प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद असलम, यही चीज देखने को भी मिली कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जितने भी राज्यों में चुनाव हुआ सबसे कम मत प्रतिशत जो था उत्तर प्रदेश का रहा या बिहार का रहा। ऐसे में अब की बार वोटर जो है घरों से बाहर निकल सके, उनको आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयोग किए गए हैं, कोशिशें की गई है। कहीं ना कहीं जो हुए हैं वो उसमें वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और इसी बात को लेकर ही कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनको जागरूक करने के लिए कई तरह से मुहिम चलाई गई है। जिला प्रशासन हो, मंडलायुक्त हो या फिर जिलाधिकारी, सभी ने कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज का एक खाता जोर किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ सके और लोग यहाँ पर पहुंच सके। बिल्कुल मोहम्मद असलम, और इंडिया वॉइस भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान है तो जरूर घरों से बाहर निकले और पहले मतदान करें, सुबह सुबह के समय मतदान करें, पहले मतदान और फिर जलपान, यही अपील। आपके पास आऊंगे मोहम्मद असलम, बने रहिएगा। निखिलेश का रुख कर लेते हैं। निखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिलेश, जिस तरह से उन्नाव की बात करें,
हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने रोड शोज किए, रैलियां करी। क्या लगता है निखिलेश, जिस तरह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? जी देखिए, बिल्कुल बता देंगे। उन्नाव की बात करी जाए तो उन्नाव में कई मुद्दे हैं जो कि लोगों के बीच इस बार चुनाव का एक अहम मुद्दा बनेंगे, जैसे रोडें हैं और यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है, जल निकासी की व्यवस्था है। तो काफी ये बड़े मुद्दे, अहम मुद्दे हैं। उन्नाव की काफी स्लाटर हाउसों की समस्याएं हैं कि जो फैक्ट्री एरियाज हैं वहाँ के आसपास के जगहों का पानी भी काफी दूषित है। तो इस बात को लेकर इस बार जनता वोट करने के लिए उत्साहित है और तैयार है। हालांकि अगर बात की जाए कि जो उन्नाव से मौजूदा सांसद, भाजपा से सांसद साक्षी महाराज हैं, वो भी बहुत ही काफी अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ समीकरण जो है वो अलग दिखाई दे रहे हैं। और एक जो युवा वोटर्स हैं जो इस बार नए निकल कर पहली बार अपने मत का अधिकार प्रयोग करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी को लेकर भी एक मुद्दा, अहम मुद्दा है। और वो उस बेरोजगारी को लेकर भी इस बार मतदान करने के लिए, यानी निखिलेश आप ये कहना चाह रहे हैं अब की बार स्थानीय मुद्दे जो है वो ज्यादा हावी दिख रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को बनाने की हमने देखा किस तरह से इस चुनाव के दौरान कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल बता दें कि इस बार की जो जनता है वो अपने स्थानीय मुद्दे देख रही है और अपने स्थानीय लोकल क्षेत्र के नेता को चुनना चाहती है कि उसका ऐसा नेता हो कि उसकी अगर कोई समस्या हो तो वो तुरंत जाकर वहां पर उनसे मिल सके और अपनी समस्या को बता सके और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उससे मिलकर अपनी जो भी उससे लाभ मिल सके, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो उसे आसानी से जनता के बीच मौजूद हो, जिसकी जनता के बीच में अपनी पैठ हो। हालांकि सांसद साक्षी महाराज का यहाँ पर उन्नाव की जनता ने इस बार ये विरोध किया है और काफी इस बात को देखने को आक्रोशित जनता लगी है कि वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ नजर नहीं आते हैं। तो इस बार के चुनाव में ये कहीं ना कहीं समीकरण। और निखिलेश, क्या यही वजह कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं नजर आ रही है? उन्नाव की बात करें, क्योंकि 2014 से जो सांसद है साक्षी महाराज, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में भी उन्हीं पर भरोसा जताया, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इसी चीज का मुद्दा बुनने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ने अब की बार कई पैराशूट कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार उन्नाव में जो मौजूदा सांसद हैं साक्षी महाराज, वो एक तो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उनके कई ऑडियोज, कई वीडियोज अक्सर आप मीडिया में वायरल हुआ करते हैं और लोग देखा भी करते हैं। हालांकि उन्होंने कई अभी उनके इसी चुनावी माहौल में कई पुराने ऑडियो, पुराने वीडियो भी उनके वायरल किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में करीब 2 जनसभाएं उन्नाव में की, एक भगवान नगर में आयोजित की गई और एक उसके बाद उन्नाव के गांधीनगर तिराहे के रामलीला मैदान में काफी एक विशाल जनसभा को आयोजित किया गया। तो लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आए, कई दौर हुए, केशव प्रसाद मौर्य का भी दौरा लगा। तो कहीं ना कहीं उन्नाव की एक सीट जो है बहुत ही हॉट, यानी कोशिश पूरी करी गई है भारतीय जनता पार्टी से कि उन्नाव में माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया जा सके। अब कितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं रंग लाएंगी ये वक्त बताएगा। निखिलेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। दिवाकर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं। दिवाकर, अगर बात की जाए बहराइच की, कैसा अभी आप उत्साह देख पा रहे हैं? क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है और आधे घंटे का लगभग जो समय है वो बीत चुका है, तो लोगों में वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह, कैसी हलचल? मैं बताना चाहूंगा, बहराइच जनपद लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। भारत नेपाल सीमा का जो क्षेत्र है, बहराइच जनपद काफी बड़ा क्षेत्र है, कतनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र का। यहाँ जो महिला डिग्री कॉलेज में प्रथम दृष्टया माननीय जिलाधिकारी मोनिका रानी मतदान कर चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है, पानी पीने की व्यवस्था बनाई है, पिंक की व्यवस्था की गई, महिलाओं की अलग व्यवस्था की गई है। मैं इधर दिखाना चाहूंगा, काफी जो है व्यवस्था इन पॉइंट की भी हो गई है पानी पीने की। अभी जो जिलाधिकारी महोदय आए हैं, थारू बेल्ट यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके थारुओं में जो वोट डालेंगे। और कई तरह का मतदान पर बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा काफी प्रयास किया गया है ताकि मतदान प्रचार बढ़ सके। लेकिन इस बार चुनाव प्रचार की वजह से जो पिछली बार जो है चुनाव प्रचार हो पाते थे, घर घर जाकर लोग प्रचार करते थे, इस बार ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया है प्रत्याशियों द्वारा। और ज्यादा झंडा, बैनर, पोस्टर, जो ग्रामीणों का कहना, अभी मैं सगीर बूथ में गया था, वहाँ मतदान शुरू हो गया था, ग्रामीण लोग वोट डालने शुरू कर दिए थे।
और काफी जो है उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत प्रशासन शासन का है कि बढ़ाया जाए। दिवाकर, जिस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे चरण में भी हमने ये चीज देखी कि उत्तर प्रदेश सबसे पीछे रहा, काफी सुस्त वोटिंग देखने को मिली। अब की बार लोग जो है घरों से बाहर निकल पाए, मतदान करें, उनको प्रेरित करने के लिए क्या कुछ कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए हैं? प्रेरित करने जगह जगह तरह नुक्कड़ नाटक किए गए हैं और मैथारन दौड़ जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा की गई है। काफी प्रोग्राम महिलाओं के किए गए, स्कूल में बच्चों के किए गए हैं। लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। इसका कारण एक ही देखा जा रहा है, सबल वोट है, घर से कम निकल पा रहे हैं, जिससे मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। और लोगों का ये भी कहना, हमने कई जगह जाके गांव-गांव बात किया है, तो इस बार प्रचार प्रसार प्रत्याशियों द्वारा कम किया जा रहा है। इसका कहीं न कहीं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे पहले अनाउंस होते थे, माइक लगते थे, गांव-गांव जाते थे, इस बार वो सब देखने को नहीं मिल रहा है। एकदम जैसे प्रचार प्रसार सन्नाटा लगा रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा काफी प्रयास किए गए हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए और देखने को होता है कि शाम तक कितना बहराइच जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। जी, यानी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है। आज अब जनता की बारी है कि घरों से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। दिवाकर, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। राम जी हमारे साथ लखीमपुर से बने हुए हैं संवाददाता। राम जी, अगर लखीमपुर की बात करें, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है, लखीमपुर को सबसे हॉट सीट भी कहा जा सकता है क्योंकि मौजूदा सांसद अजय मिश्र टेनी की साख यहां पर दांव पर है। लेकिन अगर बात करें, जिस तरह से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसी हलचल देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह? देखिए भैया, आपको बिल्कुल बता दें कि लखीमपुर खीरी में मतदान सुबह 7 बजे से चालू हो गया है। लेकिन एक हम लोग खड़े हुए हैं, आप पीछे से देख सकते हैं कि एक बारिश बहुत जबरदस्त तरीके से लखीमपुर खीरी में बारिश हो रही है और मतदान एक तरीके से थम गया है क्योंकि बारिश बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। जो इक्का दुक्का जो आ रहे हैं लोग, वो भीग के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बारिश से खलल डाल रही है। मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है, ये आपको बता दें। लेकिन अगर हाट की बात की जाए तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की साख दांव लगी हुई है और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसका सुना मधुर, वो भी अगर देखा जाए तो एक क्लाइमेट सीट है और बाकायदा एक टक्कर देखी जा रही है। जी हाँ जी बिल्कुल, यानी जिस तरह से लखीमपुर में आज हल्की बहुत रिमझिम बारिश देखने के मिल रही है, उसकी वजह से मतदान में थोड़ा सा हालांकि प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैं आऊंगी आपके पास राम जी, आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन 10 राज्यों पर 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। महाकवरेज इंडिया वॉइस पर जारी है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।